अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मीनियर डिजीज़ पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये याद रखना है कि मीनियर डिजीज़ किन लोगों में कॉमन है, तो आपने ट्रिपल एम याद रख लेना है। मतलब फर्स्ट एम फॉर मीनियर डिजीज़, सेकंड एम फॉर मिडिल एज पीपल, मतलब 35 से 60 ईयर ओल्ड होंगे, ठीक है। और थर्ड एम से हमने याद रखना है कि मेल्स होंगे, फीमेल्स से ज़्यादा कॉमन मेल्स होंगे, ठीक है। और ये डिजीज़ मोस्टली यूनिलेटरल होती है, मतलब एक कान को इन्वॉल्व कर रही होती है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ना दूसरा कान भी इन्वॉल्व हो जाता है, दोनों कानों में आ जाती है मीनियर डिजीज़, लेकिन मोस्टली एक कान को इन्वॉल्व कर रही होगी, यूनिलेटरल होगी। और मैंने आपको बताया था जो हमने इसके सिम्टम याद रखने हैं वो वास से याद रखने हैं। मतलब हमें वटाइगो आ रहा होगा और फुलनेस आ रही होगी, कान भरा भरा महसूस होगा, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस होगा और टेनिटस आ रहा होगा। अब इन सिम्टम्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले वटाइगो आ रहा है, ठीक है। वटाइगो ये होता है कि पेशेंट को ऐसा लग रहा होगा कि उसकी दुनिया घूम रही है या वो खुद घूम रहा है, ठीक है। और कुछ केसेस में होता है कि टू एंड फ्रो वटाइगो आ रहे होते हैं, मतलब कभी वो आगे को गिर रहा होता है, कभी पीछे को गिर रहा होता है, ठीक है। या अप्स एंड डाउन वाले वटाइगो भी आ रहे होते हैं, मतलब कभी ऊपर को जा रहा होता है, कभी नीचे को जा रहा होता है। ऐसे टाइप के वटाइगो आ रहे होंगे। और जो वटाइगो होंगे ना, वो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है एपिसोडिक वटाइगो होंगे। अगर आपने एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट डालना है तो आपने एपिसोडिक वर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली वटाइगो नहीं होते। मतलब कुछ लोगों में वटाइगो होते हैं, खड़े होते हैं, साथ ही चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा सीन नहीं होता, इसमें एपिसोडिक होते हैं। कभी कभी वटाइगो आएगा, ठीक है, और गिर जाएगा वो, यानी अचानक आ रहे हैं, सडन अटैक्स आ रहे हैं वटाइगो के, ठीक है, और वो गिर जाएगा। उसके बाद रीमिशन में जाएगा पेशेंट। रीमिशन मतलब रिकवरी के फेस में जाएगा, मतलब रिकवर होना शुरू होगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो जो रिमिशन का फेस होता है वो वीक्स में भी चला जाता है, इवन मंथ्स भी लग जाते हैं, ईयर्स भी लग जाते हैं। मतलब पेशेंट को रिकवरी में इतना टाइम लग जाता है। और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आफ्टर अटैक्स कौन से उसको सिम्टम्स आ रहे होंगे पेशेंट को। वो नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, एटेक्सिया भी हो सकता है, मतलब उसे सही चला नहीं जाएगा, वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएगा, कभी राइट फुट पे गिर जाएगा, कभी लेफ्ट फुट पे गिर जाएगा, ठीक है। और निस्टिग्मस भी आ रहा होगा। निस्टिग्मस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा सेंटर में ब्लैक पार्ट है आई का, कॉर्निया है, वो मूव कर रहा था। कभी कभी स्लोली स्लोली इस साइड पे मूव करेगा, कभी स्लोली स्लोली इस साइड पे मूव करेगा। और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो इसका क्विक मूवमेंट होगा, जो आपको पता है स्लोली स्लोली में बताया, स्लोली स्लोली जा रहा है। क्विक मूवमेंट होता है कि अचानक बड़ी तेज़ी से मूव करे। जो हमारा कॉर्निया, अगर यहाँ पे कॉर्निया था पहले, तो कॉर्निया तेज़ी से मूव करके साइड पे आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारा लेफ्ट ईयर का मसला चल रहा था ना, तो राइट ईयर हमारा नॉर्मल है, ठीक है, राइट ईयर नॉर्मल है। तो जो हमारा क्विक मूवमेंट हो रहा होगा ना, वो राइट ईयर की तरफ हो रहा होगा, इस साइड पे हो रहा होगा। ये क्विक मूवमेंट यहाँ पे आएगा, मतलब जो हमारा कॉर्निया मूव करके तेज़ी से यहाँ पे आएगा। स्टिग्मस भी आ रहा होगा। उसके बाद हमें वेगल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी। जो हमारी वेगस नर्व है ना, 10th क्रेनियल नर्व है, उसकी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी। उसकी वजह से हमें क्या सिम्टम्स आएंगे, ब्रेडिकार्डिया आएगा। मतलब हमारा, आपको पता है वेगस नर्व हमारी हार्ट को सप्लाई कर रही है, तो हमारा हार्ट रेट लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, पैलर हो जाएगा, पेशेंट पीला पड़ जाएगा, कोल्ड स्वेट्स आएंगे, मतलब ठंडे पसीने आएंगे, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स होंगे, यानी इसको पेट में गड़बड़ महसूस होगी। और उसके बाद टूलियो फिनोमेना आ जाता है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो हमारी स्टेपीज है ना, वो हमारे सैक्यूल के करीब आ जाती है। ये हमारा सैक्यूल है, ठीक है। नॉर्मली इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जो हमारे मीनियर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें जो हमारी स्टेपीज होती है ना, वो बिल्कुल करीब आ जाती है हमारे सैक्यूल की। आपको ये नज़र आ रहा होगा, साथ ऑलमोस्ट जुड़ जाती है। तो मीनियर डिजीज़ के पेशेंट भी होता है कि जब वो ऊंची आवाज़ सुनाई देती है ना, मतलब कोई ऊंची आवाज़ दो, तो साथ ही उनको वर्टिगो आ जाता है। वो क्यों आ रहा था आपको पता है, अंदर ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा हमारा एंडोलिम्फ भरा पड़ा है, वो ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर फुला हुआ है, गुब्बारा बना हुआ है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पीछे से कोई चीज़ आगे डाल दे, स्टेपीज आगे जोर से उसके अंदर बजे, तो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एंडोलिम्फ के ऊपर प्रेशर पड़ा है। यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी सेमीसर्कुलर कैनाल डिस्टर्ब होंगी, तो पेशेंट को साथ ही वर्टिगो का अटैक आएगा और नीचे गिर जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ऊंची आवाज़ आई है, ऊंची आवाज़ सुनाई देने की वजह से टूलियो फिनोमिना हुआ है। टूलियो फिनोमिना मीनियर डिजीज में भी देखा जाता है। और जो हम स्टेपीज की सर्जरी, मैंने बताया था, ऑटोस्क्लोसिस किसी पेशेंट को होती है तो उसकी हम स्टेपीज की सर्जरी कर रहे थे। स्टेपीज नॉर्मली हमारी यहाँ पे लगी होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और ये जो हमारी प्रोमिनेंस नज़र आ रही होती है लेटर सेमीसर्कुलर कैनाल की, यहाँ पे हम बोनी कैनाल को रिमूव करते हैं, स्टेपीज को हम यहाँ से उतार के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मैंने आपको सर्जरी में पढ़ाया था। तो उनमें भी हो रहा था कि उन केसेस में भी जब वो थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है ना, तो उनको साथ ही चक्कर आ गिर जाते हैं, वो वर्टिगो आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हमने सेमीसर्कुलर कैनाल पे स्टेपीज प्लेस की, ये स्टेपीज प्रेशर डालती है, इसकी वजह से वर्टिगो के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मीनियर डिजीज़ का मेन सिम्टम रहेगा वो होगा हेयरिंग लॉस, जो कि फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होगी। कभी मतलब हेयरिंग लॉस ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, और आहिस्ता 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 ऐसा परमानेंट हेयरिंग लॉस होता जाएगा। वो क्यों हो रहा होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि वर्टिगो का अटैक हुआ है, ठीक है, वर्टिगो का अटैक हुआ, उसके बाद पेशेंट रीमिशन में चला गया, पेशेंट रिकवरी के फेज़ में चला गया हुआ है। जब उसको वर्टिगो का अटैक हुआ है ना, साथ में उसको हेयरिंग लॉस भी हुआ उस टाइम पे। उसको हो सकता है हेयरिंग लॉस हुआ है, मिसाल के तौर पे आप ले लोगे 6 डेसिबल का हेयरिंग लॉस हुआ है। जब वो रिकवरी के फेज़ में गया, रिमिशन में गया, तो उसको 3 डेसिबल की रिकवरी होगी, लेकिन जो 3 डेसिबल का जो हेयरिंग लॉस है ना, वो परमानेंट हेयरिंग लॉस हो चुका हुआ है। तो ऐसे ही उसको अगर रिकरेंट अटैक होते गए, वो 3 डेसिबल का लॉस होता जाएगा, एट द एंड उसको परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकता है। वो हो सकता है 50 डेसिबल का हो जाए, ठीक है,
कुछ भी मिकदार का हो सकता है। तो इस वजह से फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस देखने को मिल रहा होगा, पहले कम होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा, इसको हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है हेयरिंग लॉस, ठीक है। फिर उसको डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड देखने को मिल रही होगी। डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड क्यों आ रही होती है, क्योंकि आप मिसाल के तौर पर ले लो कि कोई लो पिच साउंड है, ठीक है, लो पिच साउंड है, जो नॉर्मल ईयर है ना वहाँ पे उसको लो पिच साउंड ही सुन रहा होगा, लेकिन जहाँ पे मीनियर डिजीज चल रही है ना उसको वहाँ पे हाई पिच साउंड सुन रहा होगा। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। इस वजह से ना उस पेशेंट को डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड हो रही होती है कि एक साइड से लो पिच आ रही है, एक साइड से हाई पिच आ रही है। तो इस फिनोमेनन को हम कह रहे होते हैं डिप्लेक्यूसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंटॉलरेंस ऑफ लाउड साउंड। इंटॉलरेंस क्यों हो रही होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट फिनोमेना चल रहा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे अंदर हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, एंडोलिम्फ की मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे वो ऑर्गन ऑफ कोटाई डिस्टर्ब हो चुके हैं, हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी एक लेंथ है, इसके ऊपर ना सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मल ये होता है कि अगर कोई इंटेंसिटी का साउंड है, मतलब लो इंटेंसिटी का साउंड है, तो ये वाले हेयर सेल्स सुनेंगे, इंटेंसिटी जिस तरह बढ़ती जाएगी आगे वाले हेयर सेल्स सुनते जाएंगे, ठीक है। अब ये इस केस में ये होता है कि अगर हमारे हेयर सेल्स ये वाले भी टूट गए, ठीक है, एंडोलिम्फ की मिकदार की वजह से ज़्यादा होने की वजह से ये वाले हेयर सेल्स भी टूट गए, ठीक है। होना तो ये चाहिए था ना कि अगर लो इंटेंसिटी का साउंड है तो इन सेल्स ने सुन लिया, ये सेल्स ठीक थे, ठीक है। अगर हमने थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, चाहिए तो ये था ना ये वाले हेयर सेल्स सुनते, लेकिन यहाँ पे अब ये वाले हेयर सेल्स है ही नहीं है, वो इंटेंसिटी यहाँ से जंप करेगी, यहाँ से जंप करेगी, यहाँ पे आ जाएगी। हालांकि ये वाले सेल्स हमारे प्रेजेंट थे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को सुनने के लिए, लेकिन जब लो इंटेंसिटी आई है वो इन हेयर सेल्स ने सुन ली है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, उसको लगेगा पता नहीं कितनी ज़्यादा आवाज़ है, लेकिन वो किसी नॉर्मल बंदे के लिए नॉर्मल आवाज़ है। लेकिन जो इन पेशेंट्स होंगे, जो मीनियर डिजीज़ के पेशेंट होंगे, इनके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ बन जाएगी, वो इंटॉलरेंस करेंगे लाउड साउंड को, हल्की फुल्की लाउड साउंड को इंटॉलरेंट हो जाएंगे। क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट फिनोमेना देखने को मिल रहा है, उनके हेयर सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो हमारी इंटेंसिटी आ रही है वो जंप करके ज़्यादा वाले हेयर सेल्स के पास चल जाती है, मतलब जो ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए हेयर सेल्स है उनके पास चली जाती है। फिर हमें टाइनेटस देखने को मिलेगा। टाइनेटस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कानों में घंटी बज रही होगी, कुछ लोगों को हिसिंग साउंड आ रहा होगा। हिसिंग साउंड होता है जो हवा में जैसे सांस आनी आवाज़ आ रही होती, ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और जो हमारा टाइनेटस होता है, या फिर जो मैं आपको बता चुका हूँ हेयरिंग लॉस हो रहा है, या फिर जो हमारी ओरल फुलनेस है, ये मोस्टली ना रिमिशन के फेस में आ रही होती है, जब अटैक हुआ है उसके बाद आ रही होती है। कुछ केसेस में होता है कि अटैक से पहले भी आ जाते हैं। अगर ये अटैक से पहले आ जाए तो पेशेंट को पता चल जाता है कि ना मुझे वर्टिगो का अटैक होने लगा है। और फिर ऐसे अगर टाइनेटस की मतलब जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो, मतलब कि कोई पहले लाउड थी फिर कम हो जाए फिर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ऐसे फ्लक्चुएशन आए टाइनेटस के अंदर तो पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि अब उसको ना वर्टिगो का अटैक होने लगा है। उसके बाद सेंस ऑफ फुलनेस है, प्रेशर आपको बता चुका हूँ कि एंडोलिम्फ एक फ्लूइड है, अगर वो अपनी मिकदार में बढ़ जाएगा, कान के अंदर वो मिकदार में इंक्रीज़ हो जाएगा तो पेशेंट को फुलनेस महसूस होगी, प्रेशर महसूस होगा। फिर बाकी अदर फीचर्स आ रहे होंगे, इमोशनली पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको पता है कि कभी भी उसको वर्टिगो का अटैक आ सकता है, उसको साथ में हेयरिंग लॉस चल रहा है, फुलनेस चल रही है, ठीक है, कितने मसले चल रहे हैं, तो वो एक तरह से सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सोशली वो रह ही नहीं सकता, कभी भी वर्टिगो का अटैक खाएगा गिर जाएगा, तो वो पेशेंट इमोशनली अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन है, मतलब ऑटोस्कोपी कर रहे हैं, कान को बाहर से देख रहे हैं, तो हमें टिम्पैनिक में हमने देखने में बिल्कुल नॉर्मल मिल रही होगी। फिर निस्टिग्मस देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा जब पेशेंट को अटैक हुआ है वर्टिगो का, उसके साथ ही हमें निस्टिग्मस देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारा कॉर्निया मूव कर रहा था स्लोली स्लोली, कभी साइड पे, और जो हमारी क्विक मूवमेंट हो रही है, जो अचानक मूव कर रहा है हमारा कॉर्निया, वो नॉर्मल साइड मूव कर रहा होगा। अगर हमारी राइट आई है, मतलब ये राइट ईयर और राइट आई है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो हमारा जो क्विक मूवमेंट हो रही होगी ना जो कॉर्निया की, वो साइड पे हो रही होगी। फिर जब हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, यानी जो रीने टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा, और जो अब जब हम वेब टेस्ट करेंगे तो वो हमारा लेटरलाइज होगा बेटर ईयर की तरफ। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमारा सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस चल रहा है। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब जो मेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, तो हमें ग्राफ में ये देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो लो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर हेयरिंग लॉस देखने को मिल रहा होगा। आपको नजर आ रहा होगा जो हमारा पहला वाला ग्राफ है, जो ए ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर हमें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हेयरिंग लॉस देखने को मिल रही है। हमारी सारी लो फ्रीक्वेंसीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होती जाएंगी, तो यहाँ पे हमें हेयरिंग लॉस देखने को मिल रहा होगा। फिर जाके जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ठीक हो जाएगा, ये पहली स्टेज के ऊपर है। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो हमें सेकंड ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि बी ग्राफ होगा। उसमें ये होगा कि हमें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हेयरिंग लॉस आ रहा होगा और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हेयरिंग लॉस आ रहा होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो ये होगा कि हमें जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता जाएगा, और लो फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहेगी। तो दो तरह के ग्राफ देखने को मिल रहे होंगे, एक फ्लैट ग्राफ होगा, ठीक है, और एक फॉलिंग ग्राफ भी हो सकता है। जो फॉलिंग मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा फॉल होना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ देखने को मिल सकते हैं हमें इसके ऊपर
प्योर टोन ऑडियोमेट्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा स्पीच ऑडियोमेट्री, ठीक है। ये भी मैं टेस्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ, जिसके अंदर हम पेशेंट को 2 सेम वर्ड्स दे रहे होते हैं और उसको हम बोल रहे होते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब वो अगर पेशेंट दोनों वर्ड्स बोल पाए तो ठीक है, नॉर्मली तो 100% तक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो स्कोर दे देता है। लेकिन जब हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इन पेशेंट्स की कर रहे होंगे, मीनियर डिजीज़ के पेशेंट की स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम में 55 से 85% तक स्कोर मिल रहा होता है। और उसके बाद हम स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली हम इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि हमें बचा सके कि जो मीनियर डिजीज़ है ना वो कोकलियर टाइप है, वो रीट्रो कोकलियर नहीं है। जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारा स्नेल शेप कोकली है तो इससे जो हमारी नर्व निकल रही है, जो हमारा कोकलियर पार्ट है 8th क्रेनियल नर्व का, ठीक है, इनको मिला के हम कह रहे थे हमारा कोकलियर पार्ट है, ठीक है। जब इससे आगे नर्व निकल जाती है, नर्व निकलती जाती 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 हमारी ब्रेन स्टेम में चले जाती है, तो इस सारी नर्व को हम कह रहे होते हैं कि हमारी रीट्रो कोकलियर है, मतलब इसके अंदर कोई लेयन आएगी तो हमारी रीट्रो कोकलियर टाइप होगी, ठीक है। अगर हमारी कोकलियर के अंदर कोई मसला आएगा या इस छोटी सी नर्व के अंदर कोई मसला आएगा तो उसको हम कहेंगे ये हमारा कोकलियर है। तो ये प्रूव कर रहा था ये जो हमारी मीनियर डिजीज है ना वो कोकलियर टाइप है। तो उसके लिए हम 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव देखने को मिलेगी हमें मीनियर डिजीज के पेशेंट के अंदर, इनके अंदर हमारे हेयर सेल्स टूटे होंगे तो इनके अंदर पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और जो रीट्रो कोकलियर के अंदर होगी वो नेगेटिव होगी, उनके अंदर हमें रिक्रूटमेंट फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम सीसी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स आप लोगों के टेस्ट मैंने पढ़ाया हुआ, इसके अंदर हम प्योर टोन दे रहे होते हैं, लेकिन प्योर टोन को ना थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे होते हैं, शॉर्ट इंक्रीमेंट्स दे रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे होते हैं। जो कोकलियर टाइप के पेशेंट होते हैं, जो मतलब मीनियर डिजीज़ के होते हैं, वो इस चीज़ को गेस कर लेते हैं कि आपने हाँ हल्का सा चेंज किया, हल्का सा चेंज किया, वो बता देते हैं। जो नॉर्मल होगा वो नहीं बता पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 to 15% बता देंगे, 0 to 20% बता देंगे कि हाँ आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटेंसिटी को इंक्रीज़ की है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि कोकली वाले क्यों इतना कर पा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे तो ईयर का मसला भी चल रहा है। ये रिक्रूटमेंट फ्रॉमना की वजह से कर पा रहे हैं। आपको पता है जो आपको बताया सेल्स टूटे हुए हैं, यहाँ सेल्स टूटे हुए हैं, आगे वाले सेल्स सही हैं, तो जो इंटेंसिटी हमने चेंज की और यहाँ से जंप करके हमारे नेक्स्ट सेल्स पर चले जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा साउंड चेंज किया, हालांकि हमने बिल्कुल हल्का सा साउंड चेंज किया होता है। तो ये भी रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव कर रहा होता है सीसी टेस्ट जो है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट, जिसके अंदर ना हम जो थ्रेशोल्ड मतलब होता है, आपको पता है मिनिमम साउंड जो होता है जो हम सुन पाएँ, ठीक है, वो हम दे रहे होते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आपने ना 60 सेकंड तक सुनना है। अगर वो 60 सेकंड तक उस साउंड को सुन लेता है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर हम अगर वो नहीं सुनता तो फिर 5 डेसिबल इंक्रीज़ करते हैं, फिर 5 डेसिबल इंक्रीज़ करते हैं, फिर 5 डेसिबल, मतलब हमने 5 दफ़ा वो इंक्रीज़ करना होता है। तो नॉर्मली जो कोकलियर पेशेंट होते हैं ना वो लेस देन 25 डेसिबल पर ही सुन लेते हैं। तो जो रीट्रो कोकलियर के पेशेंट होते हैं वो अबव 25 चले जाते हैं, क्योंकि जो इनकी नर्व होती है ना वो फटीग्ड हो जाती है, वो इतनी नॉइस सुन नहीं पाती इतनी देर तक, वो थक जाती है। उसके बाद उसको थोड़ा रिकवरी का टाइम चाहिए होता है। लेकिन जो कोकलियर पेशेंट है उनको तो ऐसा वैसा कोई टाइम चाहिए नहीं, क्योंकि उसकी कोई नर्व की लेजन नहीं है, इसके अंदर नर्व की लेजन होती है रीट्रो कोकलियर के अंदर। तो ये टेस्ट इनके अंदर हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। इनके अंदर हमें ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो फिर ही हम साउंड को सुन पाएंगे, नर्व हमारी फटीग्ड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, नाम से आपको पता रहा होगा। इसके अंदर ना हम पहले पेशेंट को आवाज़ देते हैं, ठीक है, फिर हम एक इलेक्ट्रोड होता है जो सिंज टाइप होता है हमारी, वो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको फाड़ता है, हमारी प्रोमोनिटी पे जाके उसको हम रख रहे होते हैं। ये टेस्ट में आपको डिटेल में सारे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और उसमें हम सबमिटिंग पोटेंशियल देख रहे होते हैं और एक एक्शन पोटेंशियल देख रहे होते हैं। सबमिटिंग पोटेंशियल जो होता है ना वो हमारा होता है सारा जो हेयर सेल्स हैं उनका कुल मिला के एक्शन पोटेंशियल होता है। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है सिंपल, वो हमारा होता है सिर्फ 8th क्रेनियल नर्व का, ठीक है। फिर इन दोनों के हम रेशियो ले रहे होते हैं, सबमिटिंग पोटेंशियल बाय एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये हमारी 30% या 30% से कम आए तो हम कहते हैं नॉर्मल है, मतलब हमारा एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सबमिटिंग पोटेंशियल से, ठीक है। अगर हमारा सबमिटिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपको पता है यहाँ पे नजर आ रहा है कितना ज़्यादा हो गया हुआ है, ऑलमोस्ट एक्शन पोटेंशियल करीब आ गया हुआ है, तो यहाँ पे सबमिटिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ना 30% से ज़्यादा ही आ रहा होता है हमेशा, ठीक है। तो हमें पता जाता है यहाँ पे हमारा मीनियर डिजीज़ चल रहा है इस टाइम। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो होगा हमारा कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट के अंदर ना हम कान के अंदर ना गर्म पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। बेसिकली ये टेस्ट होता है हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लिए। आपको पता है मिडिल ईयर में हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल है उसकी प्रोमिनेंस नज़र आ रही होती है, ठीक है। यहाँ से हम पानी डालते हैं ठंडा या गर्म, ये हमारी नर्व को ही इनर्वेट कर रहा होता है, ठीक है, एक तरह से। तो उसमें देखा जाता है जो कैनाल पैरालिसिस है, आपकी जो हमारी लेटर कैनाल है वो कभी कभी गैस ही नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है एंडोलिन ज़्यादा हुआ है। आपको पता है जो अंदर सेंसरी ऑर्गन्स है वो सही तरह से काम कर ही नहीं पा रहे, तो सेंस ही नहीं कर पाएंगे कि हमने कान में गर्म पानी डाला है, ठंडा पानी डाला है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमें कभी कभी डायरेक्शनल प्रोविडेंस भी देखने को मिलती है, जो हमारा मतलब आपको बताया चुका हूँ कि जो हमारा अंदर कोर्निया होता है ना वो निस्टिग्मस शो करता है, क्विक मूवमेंट शो करता है नॉर्मल ईयर। अगर ये हमारा नॉर्मल ईयर था, राइट साइड थी, ठीक है, तो लेफ्ट ईयर जो हमारे क्विक मूवमेंट है सिर्फ शो करेगा। जब हम कान में गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे ना, तो कैनाल पैरालिसिस देखने को मिलेगा, या फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि निस्टिग्मस हो रहा होगा वो बेटर ईयर की तरफ हो रहा होगा। या दोनों सिम्टम्स एक टाइम पे भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम ग्लिसरॉल टेस्ट करेंगे। ग्लिसरॉल आपको पता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब जहाँ पे पानी पड़ा होगा ना ये उसको अब्जॉर्ब कर लेगा।
तो इसमें हम ये कर रहे होते हैं ना, पहले हम पेशेंट का टेस्ट 2 परफॉर्म करते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है, साथ में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ना उसको हम ये दे देते हैं ग्लिसरॉल खाने के लिए, ठीक है। ग्लिसरॉल खाता है तो फिर हम 1 से 2 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर हमारी जो पहले टेस्ट परफॉर्म किए थे उससे वैल्यूज़ इंप्रूव हो जाए, तो 10 डेसिबल वैल्यू इंप्रूव हो जाए ऑडियोमेट्री की, और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन की जो हमारी वैल्यू है ना वो भी 10% इंप्रूव हो जाए, तो हम समझ जाते हैं कि ये मीनियर डिजीज़ है। क्योंकि जब हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया है ना, ग्लिसरॉल दिया है, तो उसने जो हमारा कान के अंदर जो आपको पता है एंडोलिम्फ इंक्रीज हुआ था उसको ऑब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर, एंडोलिम्फ डिक्रीज हो गया, मीनियर्स जो डिजीज़ है उसके जो सिम्टम्स है वो इंप्रूव हुए हैं, तो हमें टेस्ट की वैल्यू भी इंप्रूव देखने को मिली है। इवन कि जो हमारा जो पेशेंट होगा ना वो ये भी बोलेगा मेरी ओरल फुलनेस भी ठीक हो गई है, टेनाइटिस भी इंप्रूव हुआ है। तो ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आप लोगों ने हमेशा करने, ग्लिसरॉल टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक है हमारा इसके लिए, मीनियर डिजीज़ के लिए, और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी भी हमारा डायग्नोस्टिक है मीनियर डिजीज़ के लिए। दैट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीनियर डिजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं वेरिएंट्स एंड डायग्नोसिस ऑफ मीनियर डिजीज़।